बिना लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। ये आपके भारतीय न्याय संहिता का जो एमसीक्यू का हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे उसका पार्ट 2 है। जो इसमें हम लोग जो चैप्टर 2 जो पनिशमेंट के रिलेटेड बात करता है वो हम लोग पढ़ेंगे लोग आज। इसमें एक अलग ही हम लोग स्ट्रेटजी अपनाए थे लोग, जैसे कि एमसीक्यू पहले देखेंगे लोग, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे लोग, बियर प्रोविज़न देखेंगे लोग। ठीक है, तो थोड़ी सी लंबी वीडियो चल जाती है। आइए हम शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन द भारतीय न्याय संहिता द प्रोविजन रिगार्डिंग पनिशमेंट आर प्रोवाइडेड अंडर हुई चैप्टर में, जो पनिशमेंट के रिगार्डिंग जो आपका कौन सा चैप्टर बात करता है। ठीक है, तो चैप्टर 1 तो है नहीं, तो चैप्टर 2 आपका हो जाएगा जो सेक्शन 4 से लेके 13 तक बात करता है पनिशमेंट के बारे में, सेक्शन 4 से लेके 13। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो बात कर रहा है कि अरेंज द पनिशमेंट अंडर चैप्टर 2 ऑफ द बीएनएस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेवेरिटी। तो अगर इसका हम बियर प्रोविजन देखते हैं तो बियर प्रोविजन में जैसे सेक्शन 4 पनिशमेंट के रिलेटेड बात करता है, तो उसमें काइंड ऑफ पनिशमेंट की बात करता है कि कितने काइंड के पनिशमेंट हो सकते हैं, कितने प्रकार के पनिशमेंट हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो आपका पनिशमेंट जो सबसे पहले डेथ के बाद इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ, फिर उसके बाद इम्प्रीजनमेंट हुई चीज ऑफ टू डिस्क्रिप्शन, रिगरस और सिंपल। जो आपका इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ जो भी इम्प्रीजनमेंट है उस दो टाइप्स का होता है, एक रिगरस होता है और एक सिंपल होता है। फिर अगर डी में आइए तो फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ई है फाइन, और एफ है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस जो आपके आईपीसी में नहीं दिया था, ये आपके जो बीएनएस में कम्युनिटी सर्विस का प्रोविज़न दिया गया है। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन में आते हैं तो सेवेरिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका सबसे पहले तो फाइन कम सेवेरिटी है, फाइन के बाद आ जाता है कम्युनिटी सर्विस, फिर सिंपल इम्प्रीजनमेंट, रिगरस इम्प्रीजनमेंट, इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ, फिर डेथ। ठीक है, ये आपके सेवेरिटी के अकॉर्डिंग आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। जो आपका क्वेश्चन 3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आप बात कर रहे हैं कि अरेंज द फॉलोइंग पनिशमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर एबव टू बिलो, ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का पूछ देता है कि आप जैसे कि एक अरेंजमेंट आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इसको आप अरेंज कीजिए। तो देखा जाए तो पहले तो डेथ है ही, जो सब सेक्शन ए में ही दिया गया था कि पहले डेथ होगा, डेथ के बाद आपका दिया था इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ, फिर रिगरस इम्प्रीजनमेंट, फिर सिंपल इम्प्रीजनमेंट जो आपका इम्प्रीजनमेंट में ही दिया था दो, जो एक रिगरस इम्प्रीजनमेंट था और दूसरा सिंपल इम्प्रीजनमेंट था। फिर उसके बाद से आपका फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन, कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या था, डेथ के बाद इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ, सी में इम्प्रीजनमेंट जो रिगरस, फिर सिंपल, फिर उसके बाद फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फिर फाइन आता है, फाइन के बाद आपका कम्युनिटी सर्विस आता है। तो अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर द बीएनएस प्रोविजन ऑन कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस रीड विथ सेक्शन 474 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। जो आपके कम्यूटेशन से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है, जैसे कि आपको 474 ऑफ बीएनएसएस में दिया गया है कौन कम्यूट कर सकता है आपका सेंटेंस, और यहाँ पे आपका सेक्शन 5 में दिया गया है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। तो इसमें कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस में अगर सेक्शन 5 पढ़ते हैं तो पहले क्या है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंटेंस कम्यूट करेगी विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। ऑफेंडर के बिना कंसेंट को कम्यूट कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, और इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 477 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो 474 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके अकॉर्डेंस में आपका वो पनिशमेंट कम्यूट कर सकती है। फिर इसका एक्सप्लेनेशन में आइएगा तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट
किस ऑफेंस के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा वो इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। तो एक्सप्लेनेशन में देखिएगा तो कह रहा है कि इन केस ऑफ डेथ, जैसे कि डेथ हो और कोई ऐसा ऑफेंस हो जो उसका जो एक्सटेंशन है वो सेंट्रल, ठीक है, उसका एक्सटेंशन यूनियन तक एक्सटेंड करता है, तो कौन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा। जहाँ भी उसका एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन तक एक्सटेंड करता है तो आपका वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। फिर अगर कहा जाए जो सबसेक्शन बी में दिया है कि वेयर द सेंटेंस वेदर ऑफ डेथ और नॉट, जो सेंटेंस अगर डेथ हो या नहीं हो, ठीक है, लॉ रिलेटिंग टू मैटर टू व्हिच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड, मैंने जहाँ पे अगर कोई ऐसा पनिशमेंट है, कोई ऐसा ऑफेंस है जहाँ पे डेथ हो या नहीं हो, अगर उसका एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट तक एक्सटेंड करता है तो उसकी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एज पर द बीएनएस प्रोविजन ऑन कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस रीड विथ सेक्शन 474 ऑफ बीएनएसएस आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ प्रिंसिपल। तो ऑप्शन देखते हैं, कम्यूटेशन कैन बी डन विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। तो ये तो ऑप्शन 1 करेक्ट है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि बिना ऑफेंडर के कंसेंट का आप कम्यूट किया जा सकता है। फिर ऑप्शन 2 में देते हैं कि वेयर द पनिशमेंट इज डेथ और रिलेट टू अ लॉ फेलिंग अंडर द यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर द अथॉरिटी लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम लोग पढ़े ही हैं लोग सेक्शन 5 कि जहाँ पे अगर कोई ऐसा ऑफेंस जिसका एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन तक एक्सटेंड करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 आता है कि फॉर ऑफेंस रिलेटिंग टू मैटर अंडर द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर द अथॉरिटी लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट इफ दैट सेंटेंस इज डेथ। अगर सेंटेंस डेथ भी है, अगर एग्जीक्यूटिव पावर अगर स्टेट जो भी उसका एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट तक अगर एक्सटेंड करता है तो उसका अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो ऑप्शन 3 भी सही है। ऑप्शन 4 में है कि हाई कोर्ट हैव कंकरेंट ज्यूरिडिक्शन टू कम्यूट सेंटेंस अलॉन्ग विद द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो जो आपके सेक्शन में हाई कोर्ट को पावर नहीं दिया गया है कि वो कम्यूट करे, तो ऑप्शन जो आपका 4 है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2 and 3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। अंडर सेक्शन 6 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट हाउ इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ट्रीटेड। तो ये तो आपके आईपीसी में भी दिया था कि अगर कैलकुलेशन पर्पस के लिए अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट कितना कैलकुलेट किया जाएगा? 20 ईयर्स। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ओनली कैलकुलेशन के लिए 20 साल। ये नहीं कि अगर लाइफ, कितने लोग समझते हैं कि अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया तो 20 साल तक ही सजा होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि टिल डेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, जैसे कि आप वहाँ पे आईपीसी में सेक्शन था अटेम्प्ट, उसमें दिया था कि जैसे कि अटेम्प्ट होगा तो अटेम्प्ट तो उसके जो भी मैक्सिमम जो पनिशमेंट होगा उसका हाफ होगा। तो उस पर्पस के लिए आप यहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया है कि कैलकुलेशन जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा वो आपका 20 साल होगा। तो ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर 6 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्शन 7 BNS। जो सेक्शन 7 BNS के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट दिया गया है, इसमें देखना है कि कौन सही है कौन नहीं। ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत डीपली लिया गया है, तो पहले हम लोग सेक्शन 7 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 7 में दिया क्या है? सेक्शन 7 में दिया गया कि सेंटेंस में भी इन सर्टेन केसेज ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्शली रिगरस और सिंपल in every case in which an offender is punishable with imprisonment which may be of either description, it shall be competent to the court which sentence such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous or that such imprisonment shall be wholly simple or that any part of such imprisonment shall be rigorous and the rest simple। कुल कहने का मतलब यही है कि जो आपका ये जो कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो चाहे तो पूरे के पूरे तरह से रिगरस भी कर सकती है सेंटेंस को, या
पूरी तरह से सिंपल कर सकती है या कुछ पार्ट को रिग्रेस कर सकती है और कुछ बचे हुए पार्ट को सिंपल कर सकती है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दिया है, द कोर्ट हैज डिस्क्रिशन टू चूज द नेचर ऑफ इम्प्रिजनमेंट इफ द ऑफेंस प्रोवाइड फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है कि कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो चूज कर सकता है कि वो चाहे तो आप रिग्रेस दे या सिंपल दे या पार्टली रिग्रेस या पार्टली सिंपल। और ऑप्शन 2 है कि द कोर्ट हैज स्प्लिट द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट पार्टली रिग्रेस एंड पार्टली सिंपल, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन 3 है कि वंस रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट इज अवॉर्डेड नो पोर्शन कैन बी सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ये तो रॉन्ग आंसर है क्योंकि कोर्ट चाहे तो आपको पार्टली रिग्रेस भी दे सकती है और कुछ बचे हुए पार्ट को सिंपल भी कर सकती है, ठीक है। 4 में दिया गया डिस्क्रिप्शन अंडर दिस सेक्शन मस्ट बी मेंशन इन द सेंटेंस इटसेल्फ। हाँ, डिस्क्रिप्शन आपको मेंशन करना पड़ेगा। ऑप्शन इसका देखते हैं 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अंडर सेक्शन 8(1) ऑफ BNS इफ नो सम इज एक्सप्रेस्ड फॉर फाइन देन। तो हम सबसे पहले सेक्शन 8 पढ़ते हैं। तो सेक्शन 8 में जो है तो सेक्शन 8 कह रहा है कि वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड टू व्हिच अ फाइन में एक्सटेंड द अमाउंट ऑफ फाइन टू व्हिच द ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड बट शैल नॉट एक्सेसिव। अगर फाइन मेंशन नहीं है एक्सप्रेसली तो क्या करेगी कोर्ट, उसको अनलिमिटेड लगा सकती है, बट ये ध्यान रहना चाहिए कि एक्सेसिव नहीं लगा सकती। ये नहीं कि हम चलो 1 CR लगा दिए, 2 CR लगा दिए, एक रीजनेबल वो फाइन लगा सकती है। सबसेक्शन 2 में कह रहा है कि इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन इन व्हिच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू अ फाइन वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। बी है पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और विथ फाइन ओनली इन व्हिच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू अ फाइन। It shall be competent to the court who is sentenced such offender to direct by the sentence that in default of payment of fine, the offender shall suffer imprisonment for a certain term in which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he be liable under a commutation of sentence। मतलब कि वही जो कोर्ट का ये दिया गया है कि जो भी आपका जो फाइन हो वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, एक लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, द फाइन इज अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो करेक्ट में द इन केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन द कोर्ट में डायरेक्ट इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, करेक्ट आंसर है। डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के में कोर्ट इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, ठीक है। सेकेंड है कि इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट शैल ऑलवेज रन कॉन्करेंटली विथ सब्सटेंटिव इम्प्रिजनमेंट पे, ये रॉन्ग आंसर है, ये रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि ये जो आपका जो डिफॉल्ट ऑफ फाइन का जो भी सेंटेंस है वो कॉन्करेंटली नहीं, वो सब्सटेंटिव जो आपका इम्प्रिजनमेंट है वो ख़त्म हो जाने के बाद वो शुरू होती है। कॉन्करेंटली का मतलब है कि दोनों एक साथ शुरू हो रहा है, तो दोनों एक साथ शुरू नहीं होता है, जो आपका सब्सटेंशियली जो इम्प्रिजनमेंट खत्म हो जाने के बाद वो शुरू होता है, ठीक है। फिर दिया कि इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस इफ ऑफेंस इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। अगर जैसे कि जो आपका फाइन का जो है, फाइन का जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है वो 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1/4 क्या, जो उसका जो ऑफेंस है उसका मैक्सिमम जितना इम्प्रिजनमेंट दिया गया उससे 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये सही है। इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन और कम्युनिटी सर्विस मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन द ऑफेंडर कुड हैव बीन सेंटेंस्ड टू, ये भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आपके बियर प्रोविजन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन 1, 3 एंड 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द फाइन इम्पोज डज नॉट एक्सीड ₹5,000 द मैक्सिमम डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 8(5) इज,
ठीक है, तो हम लोग सेक्शन पहले देख लेते हैं इसके रिलेटेड। सेक्शन 9 है कि लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेज। ठीक है, जो सेक्शन 9 से रिलेटेड वो क्वेश्चन था जिसमें दिया गया था कि जैसे आपका ठीक है, इफ द फाइन इम्पोज डज नॉट एक्सीड ₹5,000 द मैक्सिमम डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 185। अगर आपका जो फाइन है 5,000 तक है तो आपको फाइन कितना 2 महीना मैक्सिमम दिया जा सकता है। अगर 5 साल तक फाइन है तो आपको 2 मंथ का मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगा। फिर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक्स इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली and fined ₹12,000 he fails to pay the maximum default imprisonment possible is। तो आप जैसे कि बियर प्रोविजन पढ़िएगा तो उसमें दिया है कि 5,000 तक अगर आपका फाइन है तो मैक्सिमम 2 मंथ आपको इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। अगर 5,000 से 10,000 के बीच में है तो आपको 4 मंथ दिया जा सकता है। ठीक है, और अगर 10,000 से एक्सीड कर रहा है तो आपको 1 ईयर का पनिशमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ क्या है कि 12,000 का फाइन है तो यहाँ पे मैक्सिमम पनिशमेंट क्या होगा 1 ईयर सिंपल इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अंडर सेक्शन 86 BNS। इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट कंटिन्यूज इवन इफ फाइन इज लेटर पेड। नहीं, ये गलत है। अगर आपका इस जो भी सेक्शन 8 हम पढ़ते हैं लोग तो उसमें दिया जाता है कि अगर बाद में फाइन अगर पेड कर देता है तो उसका इम्प्रिजनमेंट खत्म हो जाती है उसको। फिर भी दिया है कि इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट्स व्हेन एवर फाइन इज पेड और लेविड। ठीक है, अगर पेड कर दिया जाता है तो इम्प्रिजनमेंट खत्म हो जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सी है कि इवन पार्शियल पेमेंट डज नॉट अफेक्ट द इम्प्रिजनमेंट टर्म। ठीक है, डी दिया है कि टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट डिपेंड ओनली ऑन गवर्नर्स ऑर्डर। नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो ये भी कह रहा है कि इवन पार्शियल पेमेंट डज नॉट अफेक्ट द इम्प्रिजनमेंट टर्म। तो इसमें आप सेक्शन 8 में डायरेक्ट दिया गया है कि अगर सपोज दैट कि अगर 12,000 का फाइन है तो 12,000 में अगर 1 साल की अगर उसको सज़ा हुई है, इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, तो अगर वो 6,000 रुपये पे कर देता है तो उसको 6 महीना ही रखा जाएगा जेल में। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा बी होगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक्स इज सेंटेंस टू अ फाइन ऑफ ₹12,000 एंड 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। एक्स पेज ₹9,000 आफ्टर 2 मंथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो इसमें दिया गया है कि 12,000 के लिए 12,000 का फाइन के लिए उसको 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। ठीक है, 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो 1 मंथ के लिए अगर 1 मंथ के लिए उसका 2,000 का फाइन है। ठीक है, 2,000 का फाइन है तो कह रहा है कि अगर वो 9,000 पेमेंट कर दे रहा है कि 9,000 पेमेंट करने पे उसको कितना है कि 4.5 महीना का 4.5 मंथ का उसका इम्प्रिजनमेंट माफ़ हो जाएगा। और 2 महीना ऑलरेडी वो काट चुका है सज़ा, तो उसको क्या किया जाएगा कि एक चीज इमीडिएटली डिस्चार्ज, उसको तुरंत डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द लिमिट ऑफ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 9 BNS। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि इफ एन ऑफेंस कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स द ऑफेंडर मे बी पनिश्ड फॉर ऑल पार्ट सेपरेटली इवन इफ नॉट एक्सप्रेसली अलाउड। नहीं, आप जब सेक्शन 9 पढ़िएगा उसमें ये नहीं दिया गया कि अगर इसमें जैसे कि कोई ऐसा है कि किसी को 50 मुक्का मारता है तो उसको ये नहीं कि 50 मुक्का मारने के लिए उसको सज़ा दिया जाएगा, उसको एक ही मुक्का का सज़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन एक रॉन्ग है। अगर 2 नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2, इफ एन एक्ट फॉल अंडर 2 और मोर डिफिनेशन ऑफ लॉ द ऑफेंडर कैन नॉट बी पनिश्ड विथ मोर सेवियर पनिशमेंट देन फॉर एनी वन ऑफेंस। एक करेक्ट आंसर है। इफ सेवरल माइनर एक्ट combined to form a different offense the punishment cannot exceed the maximum for any single constituent offense।
ठीक है। 4 में है कि कोर्ट हैव एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन टू अवार्ड क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर ऑल ऑफेंसेज मेड ऑफ सेवरल ऑफेंसेज, ये भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा सही? जो आपका 2 सही होगा और 3, 2 एंड 3 करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये 4th नंबर गलत होगा, 3 आपका सही गई। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पी थ्रोज 20 पंचेज एट क्यू इन अ फिट ऑफ एंगर, मीनव्हाइल आर ट्राइज टू इंटरवेन एंड पी एक्सीडेंटली हिट्स आर वंस। तो आपको जो सेक्शन 9 में वही दिया गया है कि जैसे कि आप 50 जो पंच आप किसी एक पर्सन को मानिएगा तभी एक पनिशमेंट आपको मिलेगा। ये नहीं कि अगर दूसरा कोई अगर उसमें 20 में इंटरफेयर किया उसको आप मार दिए तो फिर उसका पनिशमेंट आपको अलग से मिलेगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कि P में भी पनिश 20 सेपरेट टाइम्स ऑफ ईच पर्सन टू Q, ये गलत हो जाएगा। P इज लाइबल टू 1 पनिशमेंट फॉर ऑल पंचेस टू Q एंड अ सेपरेट पनिशमेंट फॉर द ब्लो टू R। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एक्सप्लिसिटली मेंशन इन सेक्शन 9 ऑफ BNS रिगार्डिंग ऑफेंस मेड ऑफ सेवरल ऑफेंस है। जो सेक्शन 9 में आपका दिया गया वो कौन सा प्रिंसिपल मेंशन है उसमें क्वेश्चन बात करता है। तो ऑप्शन से देखते हैं कि इफ एन एक्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफेंस द ऑफेंडर में बी पनिश्ड ओनली वंस फॉर द एंटायर एक्ट अनलेस द लॉ एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स अदरवाइज। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि आपका बहुत सारे जो पंच का आपने एग्जांपल लिया कि बहुत सारे पंच एक पर्सन को मारा गया लेकिन उसको एक सिंगल ही ऑफेंस माना जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स इज ट्राइड फॉर आइदर ऑफेंस, ए पनिशेबल विथ 5 years imprisonment और ऑफेंस बी पनिशेबल विथ 3 years imprisonment। द कोर्ट इज अनश्योर व्हिच ऑफेंस एक्स एक्चुअली कमिटेड। तो ये आपका सेक्शन नंबर 10 से लिया गया है कि जहाँ पे कोर्ट को ये पता नहीं है लेकिन उसको ये पता है कि ऑफेंस कमिट हुआ है लेकिन ये क्लियर नहीं है कि कौन से पनिशमेंट में उसको सजा दिया जाए। तो वहाँ पे कोर्ट क्या करेगी कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट जो ऑफेंस के लिए मिनिमम पनिशमेंट प्रेस्क्राइब किया गया है ना उसको वो सजा देगी। तो इसमें क्या है कि मिनिमम ऑफ द 2 पनिशमेंट 3 years, जो आपके जो दोनों पनिशमेंट का जो मिनिमम होगा उसको वो पनिशमेंट उसको दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि व्हिच प्रिंसिपल इज एक्सप्लिसिटली मेंशन इन सेक्शन 10 BNS। तो ऑप्शन से हम देखते हैं कि इफ देयर इज डाउट अबाउट व्हिच ऑफेंस इज कमिटेड द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस विद द लोएस्ट पनिशमेंट। तो ये तो यहीं से क्लियर हो गया कि ऑप्शन ये ही सही होगा कि अगर कोर्ट अनश्योर है, कोर्ट को पता नहीं है कि कौन सा ऑफेंस में उसको ट्राई किया जाए तो क्या करेगा कि लोएस्ट पनिशमेंट का जो ऑफेंस होगा वो पनिशमेंट उसको देगा। ठीक है, 18 में दिया गया कि वाई इज चार्ज विथ आइदर थेफ्ट फाइन और 2 month इम्प्रिजनमेंट और चीटिंग 3 month इम्प्रिजनमेंट, द कोर्ट कैन नॉट डिसाइड व्हिच ऑफेंस वाज कमिटेड। तो ये सब कुछ क्वेश्चन जो लिया गया है सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें देखिएगा तो कह रहा है कि तो ऑप्शन 1 देखिएगा तो वाई शुड बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस विथ लोएस्ट पनिशमेंट जो सेक्शन 10 पे बेस है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर सेंटेंस टू रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट एज फॉलोज। एक्स क्या है कि 5 month, वाई 10 month, जेड 2 years। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 BNS व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल पीरियड ईच ऑफेंडर में बी केप्ट इन सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट। तो ये क्वेश्चन जो है सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट से लिया गया है जो कि सेक्शन 11 बात करता है उसके रिलेटेड। तो उसमें जो आपका सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट है तो पहले सेक्शन पढ़ लेते हैं इसका। सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट में क्या दे रहा है कि जो अगर पनिशमेंट 6 महीना से अगर ज़्यादा है, जो इम्प्रिजनमेंट उसका 6 month से ज़्यादा है तो मैक्सिमम उसको 1 month सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, और 6 महीना से अगर 1 साल के बीच में रहता है, ठीक है, अगर
6 महीना तक रहता है तो 1 महीना उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है, और 6 महीना से अगर 1 साल तक उसका इम्प्रिजनमेंट है तो उसको 2 महीना रखा जाएगा, ठीक है। और सी दिया है कि अगर 1 साल से एक्सीड हो रहा है उसका इम्प्रिजनमेंट तो मैक्सिमम उसको 3 महीना रखा जाएगा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। फिर ऑप्शन में क्या दिया है कि अगर एक को 5 मंथ का इम्प्रिजनमेंट है, 5 मंथ का इम्प्रिजनमेंट है तो उसको 1 महीना का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा। वाई कितना है 10 मंथ, 10 मंथ में क्या क्या है तो फिर 2 मंथ को का सॉलिटरी इम्प्रिजनमेंट होगा उसका। फिर अगर 2 इयर्स हो गया माने 1 साल से ज़्यादा अगर उसका इम्प्रिजनमेंट है तो उसको कितना 3 महीना मैक्सिमम रखा जाएगा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं तो कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स करेक्टली अप्लाई टू द एग्जीक्यूशन ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में क्या प्रिंसिपल था कि एक बार में 14 दिन से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं रख सकते हैं, और उतना दिन का ही इंटरवल होना चाहिए कि कम से कम मैक्सिमम तो 14 दिन तो रखिएगा, उसके बाद फिर उसको 14 दिन का एक इंटरवल दीजिएगा, फिर 14 दिन रखिएगा, लेकिन 14 दिन से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो फिर ऑप्शन देखते हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 डेज एट ए टाइम विथ इंटरवल ऑफ एटलीस्ट इक्वल ड्यूरेशन बिटवीन पीरियड। ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर कह रहा है कि व्हेन इम्प्रिजनमेंट एक्सीड 3 मंथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैन नॉट एक्सीड 7 डेज इन एनी 1 मंथ विथ इंटरवल ऑफ एटलीस्ट इक्वल ड्यूरेशन। अगर 3 महीना से ज़्यादा उसको इम्प्रिजनमेंट हुआ है तो उसको मैक्सिमम एक बार में 7 दिन ही रह सकते हैं, और उतना ही दिन का उसको फिर इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी करेक्ट है, ए बी करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं तो 20 देता है कि अकॉर्डिंग टू द बीएनएस प्रोविजन ऑन इनहांस पनिशमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ए में दिया कि अ पर्सन प्रीवियसली कन्विक्टेड अंडर चैप्टर 10 और चैप्टर 17 फॉर मैक्सिमम 3 years और मोर punished for subsequent offense under the same chapter with fine। तो इस सेक्शन पहले हम पढ़ लेते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 में डायरेक्ट दिया गया कि अगर कोई ऑफेंडर अगर चैप्टर 10 और चैप्टर 17 में अगर पहले कन्विक्ट हो चुका है और 3 साल और 3 साल से ज़्यादा उसको पनिशमेंट मिला है, तो अगर वो सब्सिक्वेंट अगर ऑफेंस अगर कमिट करता है तो उसको क्या होगा कि वो पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर व्हिच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। तो उसका सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए उसको सजा मिलेगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या 10 ईयर्स और 10 ईयर्स से ज़्यादा, ठीक है, 10 ईयर्स तक। ऑप्शन में आते हैं तो ऑप्शन ये है कि अ पर्सन प्रीवियसली कन्विक्टेड अंडर चैप्टर 10 और चैप्टर 17 फॉर more than 3 years can be punished for subsequent offense under the same chapter with life imprisonment और up to 10 years। तो ये आपका ऑप्शन ये करेक्ट है, ठीक है, कि अगर चैप्टर 10 और चैप्टर 17 में पहले अगर वो उसका पनिशमेंट मिल चुका है 3 साल और 3 साल से ज़्यादा, अगर वो फिर सब्सिक्वेंट ऑफेंस कमिट करता है तो उसको 10 साल तक सज़ा मिल सकती है और नहीं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आज यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, फिर कल जनरल एक्सेप्शन से क्वेश्चन लाया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।